गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंजीनियर दिनेश हियर। दोस्तों, आज का विषय मैंने जो उठाया है वो एक प्लेटफॉर्म है कोरा। वहाँ पर मुझसे पूछे गए एक प्रश्न से मैं आज की विषय वस्तु को संदर्भित करता हूँ। प्रश्न क्या है कि भारत 1950 में जीडीपी पर कैपिटा के स्तर में विश्व में 142वें स्थान पे था और 2022 में भी 142वें स्थान पर ही है। प्रश्नकर्ता की मंशा भारत विरोधी प्रतीत होती है, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि हम जहां थे वहीं हैं। प्रश्न से ऐसा लगता है, मगर तथ्य क्या है ये भी बताते चले। देखिए, जीडीपी के टर्म्स में, नॉट जीडीपी पीपीपी, जीडीपी के टर्म्स में यूएस स्टैंड्स एट नंबर 1, चाइना एट नंबर 2 एंड इंडिया एट नंबर 5। लेकिन जब हम जीडीपी पीपीपी के लेवल की तुलना करते हैं तो चाइना नंबर 1 पे पहुंच जाता है, यूएस नंबर 2 पे और इंडिया नंबर 3 पे विथ $11 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली। तो पहली चीज तो ये समझ लें, हमने पहले भी अपने लेक्चर में समझाया है कि ज्यादा माकूल जीडीपी पीपीपी है, क्योंकि जीडीपी पीपीपी हमारी परचेजिंग पावर को इंडिकेट करता है। इसको इस तरह से समझें कि अगर अमेरिका जाते हैं आप और वहाँ किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं खाना, तो रूपी टर्म्स में एक रोटी कम से कम 25 रुपए में मिलेगी आपको। और वहीं अगर भारत में एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो रोटी आपको 5 रुपए में भी मिल सकती है। यानी कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारा रुपया अमेरिका की तुलना में, वही रुपया 5 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है जब इंडिया में आता है। तो इसलिए हमारे जो नामी गिरामी नामचीन महान अर्थशास्त्री थे, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि ये जीडीपी पीपीपी की बात क्यों कर रहा है, और तमाम लोग कमेंट करते हैं। तो लेकिन सच्चाई ये है कि जब हमें इसी देश में रहना है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, यहीं मरना है, यहीं जीना है, तो हम पीपीपी की बात क्यों ना करें। हमारे रुपए की परचेजिंग पावर हमारे देश में क्या है, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब दूसरी बात पे आते हैं कि जीडीपी पीपीपी पर कैपिटा, उसमें हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, अगर पूरे विश्व की तुलना करेंगे तो पहले 7वें 8वें स्थान तक छोटे छोटे देश हैं। कतर है, और इसके बाद लग्जमबर्ग है, और फिर आपका जो है ब्रुनई है, यूएई है, कुवैत है, स्विट्जरलैंड है। छोटे छोटे देश। और अमेरिका 13वें नंबर पे है, चाइना 79वें नंबर पे है, 79th, और भारत 122वें स्थान पर है। ये फिगर्स मैंने गूगल से लिए हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम वहीं खड़े थे जहां हैं, या हम वहां पहुंच गए जहां से लाइन शुरू होती है। शायद नहीं। देखिए, प्रश्न की जो गरिमा है वो यहीं समाप्त हो गई कि 142वें स्थान पर हमको रखने का दिखावा किया गया, जबकि यूएस 13वें पे और चाइना 79th प्लेस पे है और इंडिया 122 122वें स्थान पर है। तो इसका मतलब कि इंटेंशनली ये प्रश्न किया गया कि हम जहाँ थे वहीं हैं। ऐसा नहीं है, हम जहाँ थे वहाँ नहीं हैं, उससे आगे बढ़ लिए हैं। मगर हम और ऊपर कैसे जाएं, इस पे हमें विचार करने की जरूरत है।
देखिए, मुख्य चीज़ क्या है, ऐसा क्यों है कि हम 122वें स्थान पर ही क्यों हैं, जबकि जीडीपी के टर्म्स में, जीडीपी पीपीपी के टर्म्स में हम 130वें स्थान पर हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जो हमारे राजनेता थे, उन्होंने आज़ादी के बाद उन्होंने मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसको अडॉप्ट कर लिया, जो नौकर पैदा करने की। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजों की जो दूसरी नीति थी, डिवाइड एंड रूल, वो अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि भाई उनको तो अपनी सत्ता में रहना था और देश गया भाड़ में। तो अगर उनकी सोच में ये होता कि हमारे यहाँ जब 1% नौकरियां हैं पूरे एम्प्लॉयमेंट की तुलना में, तो हम लोगों को नौकरियों के नाम पर, जातियों के नाम पर हमने क्यों उनको बांटा? हमने ये क्यों नहीं सोचा कि बाकी 99% कहाँ जाएंगे? तो हुआ ये कि जो हमारे ज्ञानी लोग थे, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स इंक्लूडिंग टेक्नोक्रेट्स, वो सब इन्हीं नौकरियों में उलझ के रह गए। और किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई आदमी नौकरी पैदा करे भी, कोई आदमी उद्यम स्टार्ट करे भी, तभी तो रोजगार पैदा होंगे। और बात यहां तक पहुंच गई कि कुछ लोग अब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे भाई, चलो हमने जाति जनगणना भी कर दी, तो क्या नौकरियां 1% से बढ़ जाएंगी? नौकरियां तो 1% ही रहेंगी, क्या 20%, 50% हो जाएंगी? नहीं। तो बाकी को तुम कहां ले जाओगे, कहां खपाओगे? तो मूल कारण हमारा ये है कि हमने बदलाव नहीं किया, अपने माइंडसेट में बदलाव नहीं किया, अपनी सोच में बदलाव नहीं किया, और देश को दिशा देने की बजाय एक ढर्रे पे चलाने में हमने ज्यादा विश्वास किया, क्योंकि उस ढर्रे पे चलने में हमारी सत्ता सुरक्षित थी। तो अब अगला प्रश्न मेरा ये उठता है कि हम करें क्या, व्हाट टू डू। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कृषि क्षेत्र को ही लीजिए आप। देखिए, भारत विश्व में कल्चरेबल कमांड एरिया, कृषि योग्य भूमि में विश्व में नंबर 1 के स्थान पर है, मात्रा में भी और गुणवत्ता में भी। और उसके साथ साथ हमारे पास 3 सीजन्स भी हैं, मुख्य रूप से जाड़ा, गर्मी, बरसात, और तीनों सीजन की ही कोई न कोई फसल है। एक आदर्श स्थिति है कृषि के लिए भारत में, मगर हम उसमें विश्व में नंबर 1 पे क्यों नहीं पहुंच पाए? हमारे एक्सपोर्ट्स कहीं नहीं हैं वैश्विक स्तर पे। हमारे पास स्थिति ये हो गई कि उत्पादन हमने फर्टिलाइजर और केमिकल डाल डाल के ऐसा बढ़ा दिया, गुणवत्ता को खत्म करते हुए जहरीला खाद्य पदार्थ हमने पैदा कर लिया, जिसको रखने तक की जगह नहीं, ना कोई लेने को तैयार है। तो बदलाव ये होना चाहिए था कि अब देखिए, इतना सरप्लस में हम पहुंच गए कि आलू सड़कों पे ट्रैक्टर ट्रॉलीज में, ट्रक्स में लदी हुई घूम रही है, और स्टोरेज का हमारे पास उतनी क्षमता ही नहीं है। तो वही पुराना ढर्रा ददा कहें सर से, ये लादा, एक पुरानी कहावत है गांव की, कि उसी ढर्रे पे क्यों चल रहे हो? अरे देखो कि किस चीज की जरूरत है, क्या क्वालिटी चाहिए, वो कैसे हम प्राप्त करें। उत्पादन तो बढ़ गया, कोई बात नहीं है, भूखे नहीं कोई सो रहा है, मगर गुणवत्ता पर भी तो ध्यान दो। गुणवत्ता पर ये ध्यान दो कोई ऑर्गेनिक फूड्स उगाओ जो पूरे विश्व में खपाए जा सके और हमारे लोगों के स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़े। जैसा भी पुराना मिलेट्स की खेती पे जोर दे रही सरकार, वो एक सराहनीय कदम है कि शायद मिलेट्स से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सके और उसमें फर्टिलाइजर केमिकल की कोई ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम अपने में, अपने माइंडसेट में चेंज कर सकते हैं, तभी हम आगे की कतार में जा पाएंगे। उदाहरण तो बहुत सारे हैं,
और विषय लंबा है, लेकिन फिलहाल पहले कड़ी में मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, शेष बातें अगली कड़ी में करूँगा।